मूवीज़ वही सब दिखाई जाती हैं, 26 जनवरी में भी, 15 अगस्त में भी सेलिब्रेशन वही होता है। तो आज़ादी दिवस से इतर गणतंत्र दिवस का महत्व क्या है? देखिए, स्वतंत्रता तो शायद पहला चरण है। ये गणतंत्र आप नहीं होते तो इस देश में फिर जमींदारों का ही शासन होता। तो ये जो संशोधन की संभावना है, ये बहुसंख्यकवाद की तरफ तो ले ही जा सकती है ना? नहीं, यही तो खेल है रिपब्लिक का कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। यानी कल कोई बहुमत 400 सीट पाके ये नहीं कह सकता कि अब चुनाव नहीं होंगे। तब जो ये पॉलिटिकल प्लेग्राउंड पे एक नारा चलता है कि संविधान बदल देंगे, संविधान खतरे में है, तो ये केवल नैरेटिव दिखता है ना। एक धारा कहती है कि जो ये बाइंडिंग फोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन, दरअसल भारत के इस बाइंडिंग फोर्स में भारतीय कुछ है नहीं। माफ करिएगा, 5000 साल के इतिहास में भारत में कोई ऐसी विधि संहिता की किताब नहीं लिखी गई जिसने मनुष्य को मनुष्य से बराबर माना। लेकिन जो अमीरों और गरीबों के बीच का फासला है, 1% के हाथ में लगभग पूरा कब्जा, तो भरोसे में दिक्कत थी, किताब में दिक्कत थी, कुछ तो दिक्कत रही है ना। हमारे यहाँ पिछले 30-40 साल में दरअसल ऐसी राजनीति हुई है। तो भारतीय समाज तो वैसा ही था जिसकी स्मृतियों में मनुस्मृति भी था। नानक या कबीर ने जो बातें लिखी वो भेदभाव के कारण ही तो लिखी ना। उन्होंने जो जिया तो हकीकत तो वो भेदभाव भी थे। यहाँ पर हमने विधान बना दिया, आपको मानना पड़ेगा कि सब लोग बराबर हैं। ये विधान है या कानून है? गैर बराबरी, अस्पृश्यता आपको जेल पहुंचा सकती है, अपराध। क्या भारतीय समाज इस चीज के लिए तैयार था? शायद नहीं। पिछली चर्चा हमने सुभाष चंद्र बोस के ऊपर की थी, नेताजी के ऊपर, और उसमें आपने एक बात बोली थी कि नेताजी डेमोक्रेसी के पक्षधर नहीं थे, अब नायकवाद चाहते थे। तो क्या डेमोक्रेसी के पक्षधर जो लोग थे उनसे किसी तरह की गलती हो गई समाज को पढ़ने में? नहीं, उन्होंने बड़ी चुनौती स्वीकार की। नेताजी जिस रास्ते पे जा रहे थे वो शायद थोड़ा आसान रास्ता। नमस्कार दोस्तों, तो थर्ड आई के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बातचीत इसमें हम करते हैं किसी एक विषय पर और कोशिश करते हैं कि जितनी गहराई तक उतर सकें उतनी गहराई तक उतरें। इस बार का विषय है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस है तो संविधान की बात होगी। लेकिन एक सवाल मेरे मन में हमेशा उमड़ता घुमड़ता रहा है कि चाहे 15 अगस्त आए चाहे 26 जनवरी आए, जो टेलीविज़न है उन पर मूवीज़ वही चलती हैं। बॉर्डर, LOC कारगिल, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, हकीकत, इस तरह की फिल्में चलती हैं। मतलब वो फिल्में जो या तो हमारी जो सैन्य ताकत है उसे दिखा रही हो, या फिर आज़ादी का जो हमारा लंबा चौड़ा संघर्ष रहा उसे दिखा रही हो। तो बात तो आज़ादी से ही जुड़ती है सारी। हम फ्री होते हैं 15 अगस्त 1947 को, जब हम ब्रिटिश हुकूमत से अलग एक अपना फ्री राष्ट्र राज्य जो है वो पा लेते हैं। और शायद ये तकनीकी रूप से गलत भी हो, जिसे पंकज सर बताएंगे तकनीकी रूप से सही है या गलत है। तो सवाल ये है कि जब हम आज़ाद हुए और जब हमारी सारी सेलिब्रेशन आज़ादी के नायकों के इर्द गिर्द ही घूमती है, 26 जनवरी में भी और 15 अगस्त के दौरान भी, तो गणतंत्र दिवस का अलग से क्या औचित्य बन जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। तो इस सवाल पे हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत अंबेडकर साहब के उन कोट्स के ऊपर भी होगी कि कोई भी संविधान तभी तक सही साबित हो सकता है जब उसे लागू करने वाले लोग सही हो। अगर लागू करने वाले लोग गलत होते हैं तो संविधान कितना भी अच्छा हो वो अच्छा साबित होगा नहीं। बातचीत इस बात पर भी होगी कि संविधान में कुछ इंडियन है भी क्या, क्योंकि आरोप लगे थे जब संविधान ये लागू हुआ, जब संविधान को अपना लिया हम सब लोगों ने, तब आरोप लगा कि इसमें कुछ इंडियन तो है ही नहीं। तो इंडियन तो है नहीं भाई, कुछ चीज़ें आप यूनाइटेड स्टेट से ले आए, कुछ UK से ले आए, कुछ फ्रांस से, कुछ जर्मनी से, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। तो इस भारतीय संविधान में भारतीय क्या है, भारतीयता क्या है, ये भी समझने की हम लोग करेंगे कोशिश। पंकज सर जिनके साथ हम चर्चा करते हैं, तो सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और पहला सवाल यही कि जब आज़ादी के संघर्ष को ही हमको सेलिब्रेट करना होता है, मूवीज़ वही सब दिखाई जाती हैं, 26 जनवरी में भी, 15 अगस्त में भी सेलिब्रेशन वही होता है, बात वही महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह की होती है। तो आज़ादी दिवस से इतर गणतंत्र दिवस का महत्व क्या है? देखिए, स्वतंत्रता तो शायद पहला चरण है, लेकिन एक स्वतंत्र देश कैसा होना चाहिए ये बताता है गणतंत्र दिवस, या कौन से वो संकल्प है। आज़ादी हमें क्यों चाहिए? आज़ादी होने के बाद अगर हम गणतंत्र नहीं होते तो ये भी संभव था कि आप बहादुर शाह जफ़र के किसी वंशज को दिल्ली के लाल किले पे बिठा देते और कहते भाई अब इनका शासन चलेगा। तो आज़ादी तो वो भी थी, यानी अंग्रेज़ चले गए।
या ये भी हो सकता था कि कांग्रेस ये कहती कि अब नेहरू जी देश चलाएंगे, नेहरू जी का राज तिलक कर दो, या जो कांग्रेस कमेटियां हैं वही इस देश पे अब शासन करेंगी, हर जिला कमेटियां ही दरअसल जिले का प्रशासन संभालेंगी। ऐसा तो नहीं हुआ, और वो होता तो क्या होता? आप कल्पना करें कि भारत गणतंत्र नहीं है और केवल आज़ाद है, तो वो फिर कैसा देश होता? मान लीजिए जैसा चल रहा था वैसा ही चलता, तो इस देश में हर 10 कोस पे, 5 कोस पे या 25 किलोमीटर पे एक छोटा सा राज्य होता जिसके अपने शासक होते। फर्क बहुत बड़ा है। मतलब मेरा यह मानना है कि इस गणतंत्र दिवस ने या गणतंत्र ने भारत का गणतंत्र बनना एक नवीन भारत की संकल्पना को जमीन पर उतारना है। अगर भारत गणतंत्र नहीं होता तो इस देश में जो दलित वर्ग है वो कभी मनुष्य नहीं माना जाता, स्त्रियों को मनुष्य के बराबर का दर्जा नहीं मिलता। अगर भारत गणतंत्र नहीं होता तो आपको अभिव्यक्ति की कोई आज़ादी नहीं होती। अगर भारत गणतंत्र नहीं होता तो जनता को यह अधिकार नहीं होता कि वो किसी कानून का विरोध करे, और जब कृषि कानून आए तो पूरे दिल्ली को घेर ले और उन कृषि कानूनों को सरकार वापस लेने को मजबूर हो। ये है हमारे गणतंत्र की ताकत। अब आपके सवाल से उठता है कि दरअसल फर्क क्या है? सिर्फ आज़ाद होना, बहुत से देश आज़ाद थे, पहले भी तमाम छोटे छोटे आज़ाद राज्य थे, संप्रभु राज्य थे जिन पर किसी का शासन नहीं था। किसी के पास ताकत आती थी तो वो एक बड़ा साम्राज्य बना लेता था, फिर उसके जो वंशज हैं वो कमज़ोर होते थे तो उसका राज्य सिकुड़ जाता था। हजारों साल से भारत में यही होता रहा है। पर गणतंत्र होने के बाद ये हुआ कि इस पूरे देश ने तय किया कि कुछ ऐसे मूल्य हैं जो भारत के संविधान में लिखे हुए हैं, जिस पर सबको विश्वास है। कोई भी राजा हो, यानी कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, अगर वो है तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। अब वो अलग बात है कि उसके होने के बावजूद उस पर बहुत सी काली छायाएं हम देख रहे हैं। लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को जो हमें आज़ादी मिली, वो आज़ादी हम उपनिवेश से डोमेनियन स्टेटस में आए। यानी उस समय भी हमारा जो राष्ट्र प्रमुख था वो इंग्लैंड का राजा हुआ करता था। यानी 15 अगस्त 1947 को भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं बना था। मतलब हम आज़ाद तो थे लेकिन उनके अंतर्निहित अपना शासन चला रहे थे। देखिए, उपनिवेश और डोमेनियन में फर्क होता है। उपनिवेश ये होता है कि आप सीधे इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, वैसे इंग्लैंड कहने की आदत है पर उसका पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये उस देश का पूरा नाम है। बहरहाल, ये हम जब उपनिवेश थे तो हमारे सारे कानून, हम पे शासन कैसे होगा, कौन करेगा, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से तय होता था जी, है ना। यहाँ तक कि जब पहली बार इस देश में स्वशासन की बात आई तो वहाँ पर जो पास हुआ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उससे ही यहाँ पर सरकारें बनी थी और वो हुआ था। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट, हाँ, वो 1900 वो जो हुआ वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ। और जब भारत की आज़ादी का मसला आया तब भी कैबिनेट मिशन आया इस देश में। 1946 में चुनाव हुए और उसमें यह तय हुआ, एक कानून बना, वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ। 18 जुलाई 1947 को वहाँ के राजा ने उस पर दस्तखत किए और उसी में लिखा गया कि 15 अगस्त 1947 को ये लागू हो जाएगा। यानी उसको कहते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये एक्ट दरअसल उनके पार्लियामेंट में पास हुआ और उसके तहत ही भारत में सरकार, जो संविधान सभा थी, संविधान बनना तो पहले से शुरू हो गया, नवंबर 1946 से। पहली बैठक मेरा ख्याल है 9 नवंबर को हुई थी। तो कैसा भारत बनेगा उसके लिए संविधान सभा बनी और वही संविधान सभा 47 के बाद एक सरकार में तब्दील हो गई। और जो यहाँ पर जो अंतिम वॉइसराय थे माउंटबेटन साहब, उन्हीं को गवर्नर जनरल बना दिया गया, क्योंकि उनके माना गया कि ट्रांजिशन आसानी से हो जाएगा और हमें एक डोमेनियन स्टेट मिला। यानी उपनिवेश जब तक हम थे सब कुछ वहाँ से तय होता था। डोमेनियन होने के बाद ये हुआ कि अब आप अपना कानून बना लीजिए,
लेकिन राष्ट्र प्रमुख अभी वही रहेंगे। जब आप गणतंत्र हो जाएंगे, रिपब्लिक हो जाएंगे, तब आप अपने हिसाब से सब कुछ करिए। तो वो जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था उसमें ही लिख दिया गया था कि ये जो सरकार है ये खुद तय करेगी कि यहाँ का गवर्नर जनरल कौन होगा। और इसीलिए जब लॉर्ड माउंटबेटन चले गए तो फिर राजगोपालाचारी को, मेरा ख्याल है जून 1948 में गवर्नर जनरल बनाया गया। मतलब तय था कि भारत आजाद होने के बाद तो गणराज्य बनेगा। वो चूंकि वो हमारे स्वाधीनता संग्राम का एक संकल्प था। दरअसल कांग्रेस के उस पूरे आंदोलन में लंबे समय तक ये डिमांड थी कि भाई डोमिनियन स्टेट हमें मिल जाए। बहुत लोग, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उससे संतुष्ट थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू या जो युवा ब्रिगेड थी वो इससे संतुष्ट नहीं थी। 1929 की ये पूर्ण स्वराज्य, जब पूर्ण स्वराज का दिसंबर में घोषणा हुई, जहां पर पूर्ण स्वराज की बात आई और पंडित नेहरू ने कहा कि नहीं, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हम पूर्ण स्वराज मानेंगे। और उसी दिन तय हो गया कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के स्वतंत्रता दिवस? उस समय स्वतंत्रता की बात हुई, तो इसीलिए 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस पहले से मनाया जा रहा था। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अमेरिकन हिस्ट्री में भी हम देखते हैं कि 4 जुलाई 1776 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उन्हें आज़ादी 1783 में मिली थी। लेकिन उन्होंने, चूंकि जो उनके 13 राज्य थे जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, उन्होंने 4 जुलाई को स्वतंत्रता का ऐलान किया था। उसी तरीके से भारत में ये ऐलान हो गया था कि 26 जनवरी 1930 से हर साल वो मनाया जा रहा था स्वतंत्रता दिवस, और इसीलिए बाद में 26 जनवरी ये तारीख तय की गई। अब इसमें हमें देखना होगा कि गणतंत्र में और लोकतंत्र में क्या फर्क है। यानी लोकतंत्र हो सकता था, कोई जरूरी नहीं था। लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर है? बिल्कुल फर्क है, और हमारे बहुत से जो दर्शक हैं वो इस बात को शायद नहीं समझते, और हम लोग बड़ी लापरवाही से गणतंत्र और लोकतंत्र को एक ही समझते हैं। जैसे लोकतंत्र तो ब्रिटेन में भी है, यूनाइटेड किंगडम में, लेकिन वहां का जो राष्ट्र प्रमुख है वो चुना नहीं जाता, वो वंशानुगत है। ओके, है ना? ऐसे ही बहुत से राज परिवार जो चल, हाँ, जो वंशा, और बहुत से, आप डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन की आजकल बहुत बात होती है, सबसे ज़्यादा विकसित हैं, लेकिन वहाँ भी एक राजतंत्र है। और कुछ ऐसे भी डोमिनियन स्टेट हैं, जैसे कनाडा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर भी जो राष्ट्र प्रमुख है वो अभी भी इंग्लैंड की रानी या राजा होता है, प्रतीकात्मक रूप से। इसके अलावा जापान में भी चुनाव भी होता है, लेकिन वहाँ पर राजतंत्र भी है। तो एक संवैधानिक राजतंत्र भी चल सकता है, यानी लोकतंत्र चल सकता है, लोग वोट दे। अब इसमें थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है। ये ग्रीक शब्द है, डेमोस और कैटोस, यानी जनता की इच्छा से चलने वाला शासन, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। लेकिन उसमें संभव है कि राष्ट्र प्रमुख जनता तय कर ले और कि भाई ये राजा हम नहीं हटाएंगे, तो जनता की इच्छा है। और जनता की इच्छा कई बार क्या होता है, वो बहुमतवाद में तब्दील हो जाती है ना? जैसे इस समय जो हम भारत में देख रहे हैं, हाँ, एक बहुसंख्यकवाद कि भाई लोकतंत्र तो है, जनता के बहुमत ने जो तय कर दिया वो होगा, लेकिन जो गणतंत्र है वो इसको रोकता है। गणतंत्र में इंडिविजुअल राइट्स को आपको गारंटी करनी पड़ेगी। जैसे अमेरिका में ये बात बहुत होती है, अमेरिका में डेमोक्रेसी नहीं उनके संविधान में, वो रिपब्लिक बार बार कहते हैं, उनकी पार्टी भी रिपब्लिकन बहुत पुरानी है, शुरू से रही। तो रिपब्लिक होना यानी कुछ वैल्यूज हैं जिसमें बदलाव नहीं हो सकता है, उसके केंद्र में जन है, व्यक्ति है। क्योंकि जो रिपब्लिक है ये एक लैटिन शब्द है, रेस पब्लिका, इसका मतलब है सब कुछ पब्लिक के लिए, पब्लिक की चीज है, और इसीलिए सब कुछ को सार्वजनिक रूप से होना चाहिए। जो आप राइट टू इंफॉर्मेशन की बात क्यों कहते हैं, क्योंकि हम रिपब्लिक है, हम भारत के लोग इसके मालिक हैं, हमारे सामने सब कुछ होना चाहिए, हमसे कुछ छिपा नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि बहुमत तय कर दे कि आप जो है किसी के साथ भेदभाव कर सकते हो तो वो मान लिया जाएगा। गणतंत्र इस बात की गारंटी करता है, हमारा जो प्रस्तावना है जिसमें हमने कहा है कि सबको उपासना की, पूजा की, अपने धर्म को मानने की आज़ादी होगी, अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी, और इंडिविजुअल राइट्स की बार बार जो बात होती है, इसको कोई बहुमत हटा नहीं सकता, क्योंकि हम रिपब्लिक है। इसलिए भारत के लोकतंत्र में या प्रस्तावना जो संविधान की, उसमें कहा गया है ये एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। यानी हम डेमोक्रेसी हैं लेकिन हम रिपब्लिक भी हैं।
और इसीलिए 15 अगस्त 1947 को हमें एक डोमिनियन के रूप में आज़ादी मिली, लेकिन राष्ट्र प्रमुख हमारे इंग्लैंड के राजा थे। जब 2 साल 11 महीने और मेरा ख्याल 18 दिन तक जो तमाम बैठकें हुई और 395 के करीब वो आर्टिकल्स थे जिसके तहत हमारा ये संविधान बना, तो उसका अंतिम 395 यही कहता था कि आपके ऊपर जितने कानून हैं उनको आप हटा सकते हैं। यानी वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था या इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में था, वो भी हमने रद्द कर दिया और एक गवर्नर जनरल की जगह हमने राष्ट्रपति को चुन लिया। राष्ट्रपति हमारा चुना हुआ है। इस देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर जा सकता है, ये रिपब्लिक की पहचान है। यानी कोई यहां विशेष वर्ग नहीं है। हम कोई भी व्यक्ति इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, इस देश में वो विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, किसी भी पद पर जा सकता है। और ये सब लोकतंत्र की विशेषता, ये लोकतंत्र की विशेषता। लोकतंत्र तो सिर्फ अगर आप कहें बहुमत की इच्छा, तो फिर तो ये हो सकता है कि बहुमत वोट देकर कहे कि यार हमें मोदी जी को राजा बना दो, तो डेमोक्रेसी है। कोई कह सकता है कि डेमोक्रेसी है, भाई जनता ने कह दिया। लेकिन रिपब्लिक इसकी इजाजत नहीं देता। रिपब्लिक सरकार को अंकुश में रखता है कि आप इंडिविजुअल जो है उससे ज्यादा नहीं हो सकते, आप संविधान के तहत ही आपको सारे काम करने पड़ेंगे और जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो भी चुना हुआ होगा। तो उपनिवेश, उसके बाद डोमिनियन, फिर आप डेमोक्रेसी, देन रिपब्लिक। एक ये लंबी यात्रा है। यानी आप एक हजारों साल की जो यात्रा, बहुत लोग कहते हैं कि अरे भारत में तो बहुत पहले गणतंत्र हुआ करता था। हम बात करते हैं वज्जी की, मल्ल की, शाक्य की, यानी लिच्छवी के गणतंत्र हम लोग अक्सर बात करते हैं बिहार में खास तौर पर, और कहा जाता है रोम में भी। लेकिन उन सब गणतंत्रों में, चाहे रोम का गणतंत्र रहा हो जो करीब 400-500 साल चला, या भारत में करीब 200 साल चले, उनमें व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं था, व्यक्ति का वोट नहीं होता था। एक समूह का प्रतिनिधि वहां बैठता था। समूह का जो गण का पति होगा, गणपति कह लीजिए आप, एक विशेष समूह का, वो बैठता था। उनकी सभा होती थी जिसमें विचार विमर्श होते रहते थे। लेकिन बाद में जब साम्राज्य बनने शुरू हुए तो उन गणों को बड़े आसानी से खत्म कर दिया गया। इंडिविजुअलिज्म का सम्मान नहीं था। यानी व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति का अधिकार, व्यक्ति और उसके प्रति न्याय, सामाजिक न्याय। जैसे डेमोक्रेसी में ये तय हो गया, मान लीजिए कि भाई अब सब लोग बराबर हैं, है ना, संपत्ति का आपको अधिकार है, या आप किसी के साथ विशेष व्यवहार नहीं कर सकते। तो जब भारत में आरक्षण लागू हुआ या जब जमींदारी उन्मूलन की बात आई तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो संपत्ति का अधिकार है, आप कैसे किसी की जमींदारी छीन सकते हैं। या जब सब बराबर हैं तो आप किसी को रिजर्वेशन कैसे दे सकते हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहला जो इस देश में संविधान संशोधन हुआ है, और वो बताता है कि हमारा समाज बराबरी के कितना विरुद्ध रहा है। तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ उसमें यही हुआ कि अलग से एक 9वीं अनुसूची बनाई गई जिसमें ये सारे विषय डाले गए कि अब आप जमींदारी उन्मूलन कर सकते हैं, वहां पर कोर्ट उसको कुछ नहीं कर सकता। या ये जोड़ा गया संपत्ति के अधिकार और समता के अधिकार में कि विशेष प्रावधान जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए किए जा सकते हैं। तो इस संशोधन की वजह से फिर अदालतों के हाथ बंधे, अन्यथा जो संपत्ति का अधिकार था उसके तहत इस देश में जमींदारी उन्मूलन नहीं हो सकता था। यानी आप सोचिए, गणतंत्र आप नहीं होते तो इस देश में फिर जमींदारों का ही शासन होता। आजादी मिल गई, आपको भी मिल गई, जमींदार साहब को भी मिल गई, तो फिर कोड़े भी बरस रहे होते। लेकिन ये जो सुरक्षा जनता को, गरीब लोगों को, सबसे कमजोर लोगों को मिली, या स्त्रियों को जो बराबरी का अधिकार मिला, ये बहुत बड़ी बात थी। दुनिया में स्त्रियों को वोटिंग राइट, अमेरिका और इंग्लैंड में भी सैकड़ों साल उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। इंडिया में तुरंत मिलता है। इंडिया में आजाद होने के साथ ही ये अधिकार दिया गया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो भारत का जो प्रयोग है ये बड़ा विराट प्रयोग है। इसने एक नए राष्ट्र राज्य का, एक तरह से ऐसे राष्ट्र राज्य का निर्माण किया जो अतीत में कभी था ही नहीं। अच्छा, मैं कुछ बातें तो इसी से जुड़ी हुई करना चाहता था, लेकिन जो आपने इन्फॉर्मेशन दी उससे एक सवाल मैं लेता हूँ। आप कहते हैं कि जमींदारी उन्मूलन जब करना चाह रही थी सरकार, विरोध हुआ तो संशोधन करना पड़ा संविधान में, और संविधान में संशोधन का संभावना है, ये फ्लेक्सिबल बनाता है हमारे संविधान को।
तो ये जो संशोधन की संभावना है, ये बहुसंख्यकवाद की तरफ तो ले ही जा सकती है ना। भाई सरकार जो चुनी जाती है वो तो बहुसंख्या के आधार पे कि बहुमत किसको मिला है, अब वो सरकार संशोधन कर सकती है अगर नंबर्स उनके पास हैं, तब तो बहुसंख्यकवाद हो ही सकता है। नहीं, यही तो खेल है रिपब्लिक का कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। जो 1973 में केशवानंद भारती का केस हुआ, जिसमें कहा गया कि आप जो बुनियादी संकल्पना है हमारे आधुनिक राष्ट्र राज्य की, कि एक सेकुलर राज्य होगा, एक डेमोक्रेटिक राज्य होगा, यानी कल कोई बहुमत 400 सीट पाके ये नहीं कह सकता कि अब चुनाव नहीं होंगे, ये नहीं कर सकता वो। या जो संघीय ढांचा हमारा है जिसमें राज्यों को बहुत से अधिकार हैं, तो कल कोई बहुमत पाके 400 सीट कहे कि नहीं राज्यों को कोई अधिकार नहीं है, सब हम ही तय करेंगे, केंद्र से सब तय होगा, ये नहीं हो सकता। इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर का जो हमारा यानी जो ढांचा है, उस ढांचे को आप तहस-नहस नहीं कर सकते। और ये कई फैसलों में, चाहे वो बोम्मई केस रहा हो, केशवानंद भारती केस रहा हो, और भी तमाम मामलों में, यहाँ तक कि राम मंदिर का जो फैसला हुआ है उसमें भी ये बात कही गई कि आप बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा है उसको नहीं हटा सकते बहुसंख्यकवाद के जरिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसी को कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर ये चीज़ है, मतलब है ही ऑब्वियसली, तब जो ये पॉलिटिकल प्लेग्राउंड पे एक नारा चलता है कि संविधान बदल देंगे, संविधान खतरे में है, भाई संविधान ने तो अपनी सुरक्षा कवच खुद ही बना रखी है और कोर्ट्स ने कह ही दिया है कि बेसिक डॉक्ट्रिन नहीं बदलेगा, तब तो ये केवल नैरेटिव दिखता है ना। नहीं, देखिए खतरा तो हमेशा रहता है। मान लीजिए कल कोई ऐसे कानून, आप अदालत को ही ऐसा बना लें, अदालत को दबाव में जो इस समय बहुत चीज़ें हैं कि वो ना सवाल उठाए, फिर तो एक गृह युद्ध जैसी स्थिति है। देखिए भारत का जो संविधान है, भारत के जो गणतंत्र को लेकर जो संकल्प है, यही भारत की एकता का आधार है। अगर उस पर जिस तरह से चोट लोग कर रहे हैं या चोट करेंगे तो फिर भारत की एकता को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि भारत एक किसी तलवार की वजह से नहीं है, यानी कोई अशोक महान या औरंगजेब, कोई भी जिसके तलवार के दम पर उसने एक नक्शा बना दिया और पता चला कि बंगाल से लेकर गांधार तक उसका शासन है, और जैसे ही वो कमज़ोर हुआ लोग आज़ाद हो गए। अब कोई कल किसी की भी सरकार हो, कोई आज़ादी नहीं मांगता है, क्योंकि सबने मिलकर एक संविधान बनाया है और सबका उस संविधान पे विश्वास है। इसीलिए जब जब संविधान पे चोट पड़ेगी, संविधान के संकल्पों पे चोट पड़ेगी, भारत की एकजुटता पर सवाल उठेंगे और लोग कह सकते हैं, बहुत से लोग, कि हम क्यों रहें साथ। आपको शायद याद नहीं होगा, तमिलनाडु का अर्थ होता है तमिलों का देश, और नेहरू जी के शायद मृत्यु के आसपास उन्होंने अलग देश की मांग छोड़ी थी, वो अलग देश मांग रहे थे, है ना, जो तमिलों का देश हो। कल खालिस्तानी का आंदोलन ये कह सकता है पंजाब में सिख ज्यादा है, बहुमत है हमारा, तो हम अलग देश हो सकते हैं, यही तो उनका तर्क है। तो अगर आप ये सब करना चाहेंगे तो फिर तो इस देश में छोटे छोटे पता नहीं कितने सवाल खड़े हो जाएंगे, फिर आपके साथ क्यों रहेंगे वो। एक संविधान है जिस पर आस्था, जिस पर हाथ रख के कसम खा के लोग सरकारें चला रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु की हो और चाहे कहीं की भी हो, चाहे 75 में जो भारत में शामिल हुआ सिक्किम, उसके पहले वो एक संरक्षित राज्य था, उसने भी। तो ये सारे लोग इसलिए भारत की पूरे बाउंड्री के अंदर हैं, इसके साथ हैं कि भारत में एक ऐसा संविधान है जिस पर उन्हें विश्वास है। तो जो लोग संविधान को तोड़ने या बदलने की बात करते हैं, वो दरअसल भारत की एकता को भंग करने की बात करते हैं। तो जो बाइंडिंग फोर्स है हिंदुस्तान के तमाम लोगों के बीच, वो बाइंडिंग फोर्स कॉन्स्टिट्यूशन का है, और वो हवा से नहीं टपका। संविधान हमारा, यानी 1857 में अगर देश आजाद हो जाता तो क्या होता, छोटे छोटे राज्य होते, कोई कल्पना ही नहीं थी ना। अंग्रेज वापस चले जाते तो क्या होता, बादशाह आलम ला दिल्ली ता पालम, ये यहाँ बैठे रहते, बहादुर शाह जफर, मराठे कहीं रहते, नाना साहब जो है वो उनका शासन हो जाता, साउथ में अलग ही होता, वो चोल चालुक्य सब खड़े हो जाते, गुर्जर प्रतिहार खड़े हो जाते, राष्ट्रकूट खड़े हो जाते, उत्कल खड़े हो जाते। भारत कैसे बनता, जो आज का भारत है वो तो नहीं बन सकता। ये जो 100 साल का संघर्ष 1857 से 1947 के बीच चला, इसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई लड़ी जिसने तलवार नहीं थी, और गांधी जी के आने के बाद तो कमाल हो गया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि आम जनता एक नवीन राष्ट्र बनाने के लिए खड़ी हो जाए, और जिसमें ये उसी में यह संकल्प था कि हमें कैसा देश बनाना है। भाई डॉक्टर अंबेडकर का क्या सवाल था, जो उनसे तमाम विवाद हुए, यही तो था कि आज़ादी तो ठीक है, पर आज़ादी के बाद हमारा क्या होगा, यानी अनुसूचित जातियों के साथ क्या होगा। तो
1932 में पूना पैक्ट के तहत ये तय हो गया था कि आज़ादी मिलने के साथ ही इन सबको, जो वंचित वर्ग हैं, वंचित समुदाय हैं, उनको आरक्षण दिया जाएगा ताकि उनकी भागीदारी बने। और बहुत लोग ये कहते हैं कि आरक्षण 10 साल के लिए था। अरे साहब, वो 10 साल राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए था, वो नौकरियों और शिक्षा में नहीं था। वो तो तब तक रहेगा जब तक वो बराबरी पे आ नहीं जाएंगे। और हर 10 साल बाद भारत की संसद में जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आरक्षण है, यानी कितनी सीटें रिजर्व रहेंगी, उसको बढ़ाया जाता है। तो ये जो 10 साल वाली थ्योरी चलती है वो फैक्ट नहीं है, नंबर 1। तो ये आज़ादी के बीच ही सवाल उठा। जितने हमारे नेता रहे हैं जो स्वतंत्रता की लड़ाई में अगुवा रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट किया था कि आज़ाद भारत कैसा होगा। चाहे वो गांधी जी की धारा रही हो, यानी कांग्रेस जो मुख्य धारा थी, वो एक पूर्ण स्वराज, एक लोकतंत्र, एक समाजवादी समाज बनाने की बात कर रही थी। चाहे हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस पे बात की, उनका भी यही संकल्प था कि एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष भारत बनाएंगे। जो भगत सिंह की धारा थी, वो तो भारत में रूस जैसी बोल्शेविक क्रांति करना चाहती थी। यानी सब लोग, जो पुराना भारत था, जो शोषण और दमन पर आधारित था, खासतौर पर सामाजिक अनुक्रम जो उसका था, जाति उत्पीड़न के प्रश्न पर, या लोगों को जो शासन प्रणाली है उसमें कुछ लोगों का जो कब्जे की बात थी, उसके खिलाफ सारे लोग थे। ये उसी लड़ाई के दौरान ये संकल्प पैदा हुआ कि हम आज़ादी के बाद करेंगे क्या। ये 1930 के दशक में स्पष्ट हो गया था। कांग्रेस ने कह दिया था कि हम जमींदारी उन्मूलन करेंगे। उसके बाद ही जो मुस्लिम जागीरदार थे वो जिन्ना को समर्थन देने के लिए उत्साहित हो गए। उन्हें लगा कि अगर आज़ादी मिल गई तो फिर इन कांग्रेस रहेगी तो फिर तो जमींदारी हमारी चली जाएगी, 2 भैंस ले जाएगी। तो फिर वो जो है वो फिर जिन्ना को उन्होंने मदद करना शुरू किया और मुस्लिम लीग एक बड़ी ताकत बन गई। और आज भी देखें, पाकिस्तान में जमींदारी उन्मूलन नहीं हुआ, और यही वजह है कि पाकिस्तान में कोई मध्यवर्ग विकसित नहीं हो पाया। वहाँ आज भी बड़े बड़े जागीरदार हैं और उनका पूरा चलता है, और वही लोग राजनीति में हावी हैं, वही लोग सेना में हैं। तो पाकिस्तान एक मॉडर्न स्टेट के रूप में, एक रिपब्लिक के रूप में कहने को है, वो रिपब्लिक कह सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या हाल है आप हम सब जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज़ादी की लड़ाई के जरिए उस दौरान लिए गए संकल्पों का निचोड़ हमारा संविधान है, वो हवा से नहीं टपका। मतलब ये नहीं है कि 3 साल जो अपेरेंटली दिखते हैं केवल उसी में संविधान लिखा गया। उसमें तो संविधान जो संकल्प थे उनको कैसे हम लागू करना है उसका तरीका खोजा गया, लेकिन ये संकल्प पुराने थे कि हम गैर बराबरी, जो सामाजिक असमानता है, जो आर्थिक असमानता है, वो सब हम नष्ट करेंगे। जो हमारे प्रस्तावना में चीजें हैं, जो मेरा ख्याल है 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी ने पेश किया था और उसको संविधान सभा ने स्वीकार किया, जो हमारे प्रस्तावना में है। बहुत लोग कहते हैं उसमें धर्मनिरपेक्षता नहीं थी। अरे उसमें ईमानदारी भी नहीं थी कि हम एक ईमानदार राष्ट्र बनाएंगे। ये तो सहज स्वाभाविक बात थी जब हम उसमें ये कह रहे हैं कि सबको उपासना की, अभिव्यक्ति की, पूजा की, अपने तरीके से धर्म को मानने की, प्रसार करने की आज़ादी रहेगी। तो अलग से धर्मनिरपेक्षता उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन जब उस पर बहुत चोट आई तो 1976 में फिर वो उसे इंदिरा गांधी के ज़माने में संशोधन करके लिखा गया। और इसीलिए जो लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि धर्मनिरपेक्षता या समाजवाद क्यों है, तो कोर्ट ने बार बार, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार स्पष्ट किया है कि ये हमारे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। अलग से नहीं लिखा गया, लेकिन ये मूल ढांचे का हिस्सा है और उस पर जोर दिया गया जब वो मूल्य खतरे में पड़े। कुल मिला के जो राष्ट्र राज्य की बात है, एक आधुनिक, वो कभी नहीं था, वो हमने बनाया और एक आधुनिक राष्ट्र राज्य बनाया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि। चलिए, आपने कई सारी धाराओं की बात की, आपने गांधी की धारा की बात की, नेहरू की धारा, भगत की धारा, सुभाष की धारा। एक धारा की बात आप कर नहीं रहे, पर जानबूझ के नहीं कर रहे होंगे। वो धारा ये कहती है कि जो ये बाइंडिंग फोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन, दरअसल भारत के इस बाइंडिंग फोर्स में भारतीय कुछ है नहीं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल मैं समझ रहा हूं। वो लोग कहते हैं विदेशी संविधान है, तो देशी संविधान तो मनुस्मृति है, तो क्या हम उसको लागू करते? यानी क्या भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई या आजादी की जो लड़ाई है वो मनुस्मृति लागू करने के लिए हो रही थी? कौन सा संविधान आप लागू करते, कौन से नियम लागू करते? क्योंकि माफ करिएगा, 5000 साल के इतिहास में, और इसको शायद मैंने पहले भी कहा है, भारत में कोई ऐसी विधि संहिता की किताब नहीं लिखी गई जिसने मनुष्य को मनुष्य से बराबर माना हो। एक भी किताब। दर्शन में तो है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, या जीव और ब्रह्म में अद्वैत है, लेकिन ब्राह्मण और शूद्र एक हैं, ये नहीं कहीं कहा गया। उनके अधिकार बराबर हैं,
ये कहीं नहीं कहा गया। तो जब जब मौका मिला, जिन्होंने भी शासन किया, आखिरी सबसे बड़ा शासन हम मान सकते हैं तो मराठों का था, पेशवा जी। पेशवा शाही में क्या होता था, ये तो आप ज्योतिबा फुले को पढ़िए। पुणे में गले में गगरी लटकाकर और कमर में झाड़ू लटकाकर बांधकर शूद्रों को चलना पड़ता था कि वो थूके नहीं सड़क पर, भूमि अपवित्र हो जाएगी, वो उस गगरी में थूके, और जहां से वो गुजर रहे हैं, जहां उनके पांव पड़ रहे हैं, झाड़ू उसको साफ करती चले। ये था। और आज भी हम देखते हैं कि कभी दलित घोड़ी पे बैठ के बारात निकल रही है तो उसको पीटा जाता है। अभी 2026 में हम आ गए हैं और इस तरह की सूचनाएं, खबरें मिलती हैं। आदिवासी समुदाय के व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया जा रहा। कौन ये आपके अंदर ये भावना भरता है कि आप ऐसा कर भी सकते हैं? किसी दूसरे मनुष्य पर कोई मनुष्य खड़ा होकर पेशाब कर सकता है? ये शुद्ध भारतीय अवधारणा है। इसको तोड़ने के लिए अगर बना है संविधान तो उसमें आप भारतीय और गैर भारतीय करेंगे। जिस कैमरे से हम शूट कर रहे हैं क्या भारतीय है? ये जो इलेक्ट्रिसिटी है क्या भारतीय है? इस स्टूडियो में कौन सी चीज है जो भारतीय है? ये कुर्सी भी नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि इसमें भारतीय नहीं है, अगर आपने आरएसएस की बात कर दी तो मैं खुल के बात कहता हूं, उन्होंने संविधान का विरोध किया। 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ, आत्मर्पित हुआ, और 30 नवंबर 1949 को जो ऑर्गेनाइजर में बाकायदा संपादकीय लिख के इसका विरोध किया गया और कहा इसमें तो मनुस्मृति है ही नहीं। तो ये लोग तो मनुस्मृति लागू करना चाहते थे, पर भारत की आज़ादी की लड़ाई मनुस्मृति लागू करने के लिए नहीं थी। वो मनुष्य के बीच जो भेद हैं उनको नष्ट करने की लड़ाई, वो स्त्रियों को मुक्त करने की लड़ाई थी, वो शूद्रों को मनुष्य का दर्जा देने की लड़ाई थी। वो सिर्फ शासन के बदलाव की आज़ादी की लड़ाई नहीं थी। और इसीलिए भगत सिंह का मशहूर कोट है कि हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक शोषण बना रहेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शासन करने वाले गोरे अंग्रेज हैं या काले हिंदुस्तानी। या प्रेमचंद लिखते हैं कि जॉन की जगह गोविंद को बैठा देने का मतलब आज़ादी नहीं, जो 1936 में ही जिनका निधन हो गया, उस समय वो लिख रहे थे। यानी एक ऐसी आज़ादी की कल्पना सामने आ गई थी जो अतीत से अपने को विच्छिन्न कर रही थी। तो पंकज जी, मतलब आज़ादी के संघर्ष के बारे में जब भी बात होती है तो इस बारे में कम बात होती है, लेकिन मुझे लगता है अब जब आप प्रेमचंद का जिक्र कर रहे हैं या भगत सिंह जी, 1931 में जिनको फांसी पे फंदे पे झूलना पड़ा था, प्रेमचंद जो मर गए 1936 में, वो सब ये बात लिख रहे हैं कि तख्ता अगर बदलता भी है, तख्त बदलता भी है, तो कौन बैठेगा तख्त पे, केवल इसकी लड़ाई नहीं है। तो आज़ादी की लड़ाई केवल आज़ादी हासिल करने की नहीं, बल्कि पूरे प्रक्रिया का विकास। इसीलिए मैंने कहा आज़ाद तो हम वैसे भी हो सकते थे, आज़ाद हो जाते और जितने इस देश में राजा महाराजा थे सबको उनका शासन वापस कर दिया जाता। आपको याद रखना चाहिए कि ब्रिटिश इंडिया को आज़ादी मिली थी, जो बाकी थे जो यहाँ के जिनको हम प्रिंसली स्टेट्स कहते थे, यानी जिनकी रियासतें थी, उसमें बहुत सी अंग्रेज़ों की सीधे संरक्षित थी, बहुत में ज़्यादा आज़ादी थी उनको, अपना कानून वानून सब, लेकिन वो अंग्रेज़ों की कृपा पर ही थे। 1911 में जब जॉर्ज पंचम यहाँ पर आए दिल्ली और वहाँ उनका जो दरबार हुआ, तो आपको पढ़ के शायद कई बार शर्मिंदगी भी होती है कि इस देश के जो राजा महाराजा थे तमाम, उनमें होड़ लग गई कि कौन ज़्यादा उनकी सेवा कर सकता है, कोर्निश करने के लिए होड़ लग गई। और कुछ जगह ऐसा था कि विवाद था गद्दी को लेकर, तो उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया, तो उन्होंने दिल्ली में तांडव मचा दिया पूरा कि हमें क्यों नहीं, क्यों कि कोर्निश हम भी करना चाहते हैं। तो आज़ादी की लड़ाई तो उस आम आदमी ने लड़ी थी ना, तो उस आम आदमी के लिए आज़ादी का महत्व था। जो लोग आज़ादी से शोषण की आज़ादी चाहते थे, जो अपनी रियासतों की आज़ादी चाहते थे, ये आज़ादी उनके लिए नहीं थी। तो दरअसल गैर इंडियन उन्हीं लोगों ने कहा जो उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे। उस लड़ाई में आरएसएस तो कहीं शामिल नहीं था, हालांकि मैं नहीं मानता हूं शामिल नहीं था, वो शामिल थे पर अंग्रेजों के साथ थे। तो ऐसा कैसे पार्टिसिपेशन का सवाल नहीं, आरएसएस डिड पार्टिसिपेट इन फ्रीडम स्ट्रगल बट इट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ब्रिटिशर्स साइड। यस, वो किस पाले में थे ये महत्वपूर्ण था। वो थे वो लड़ाई में जब आज़ाद हिंद फौज बन के आ रही थी भारत की ओर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ओर से, तो ये लोग आरएसएस या हिंदू महासभा के लोग ब्रिटिश सेना में भर्ती कराने के लिए बाकायदा कैंप लगवा रहे थे। या श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में उप प्रधानमंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, और उन्होंने पूरी योजना पेश की थी कि 42 का आंदोलन किस सख्ती से हमें कुचलना चाहिए वॉइसरॉय के सामने। तो ये लोग शामिल थे भाई। सावरकर जब माफीनामा लिखते हैं तो लिखते हैं कि मैं ताउम्र जो है वफादार बना रहूंगा, और आप जो कहेंगे वो करूंगा, और यही किया उन्होंने।
वो पूरा अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई कितनी बढ़े और उन्होंने यही किया। उन्होंने द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया और पूरे जीवन उन्होंने लगा दिया कि हिंदू मुसलमानों के बीच कैसे झगड़ा बढ़े। अंग्रेज यही चाहते थे, डिवाइड एंड रूल यही था। उन्हें लग गया था 1857 के बाद कि अगर हिंदू मुस्लिम मिल के लड़ेंगे तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने वो सब कुछ किया और इसलिए उन्होंने इनके माफ़ीनामों को स्वीकार करके सावरकर को वहाँ से पहले रत्नागिरी में रखा और फिर वहाँ जब देखा कि नहीं ये वही सब लिख पढ़ रहे हैं जो अंग्रेज चाहते हैं तो फिर इन्हें मुक्त किया 1937 में। ये हिंदू महासभा के मतलब प्रॉपर मॉनिटरिंग करके, पूरी मॉनिटरिंग करके पूरा। और वो लिखते भी इस तरह हैं कि मैं मतलब अपनी ब्रिटिश की रानी जो है वो मैं उनके बच्चे की तरह हूँ, मैं बहक गया था और अब मैं वही सब करूँगा। आप पढ़िए वो माफ़ीनामे। बहुत लोग कहते हैं कि माफ़ीनामे इसलिए लिखे कि छूट जाए फिर आज़ादी के। अरे भाई, छूटने के बाद उन्होंने किया क्या? जैसे शिवाजी समझौता करने गए औरंगजेब के पास तो एक रणनीति थी और नहीं हुआ समझौता तो वहां से निकले और फिर लड़ाई उन्होंने शुरू कर दी। ये छूटने के बाद कौन सी लड़ाई कर रहे हैं? माफीनामा बहुत जबरदस्त चीज नहीं, एक जंक्चर नहीं हो सकता है। हो सकता है बाद जो आपने किया वो है, हो सकता है माफीनामा मांग के छूट गए, उसके बाद आपने लड़ाई क्या किया? आप जिन मूल्यों के लिए लड़ रहे थे, आपने 1857 को पहली क्रांति बताते हुए और हिंदू मुस्लिम एकता को की प्रशंसा करते हुए किताब लिखी सावरकर ने। तो इसलिए जो उनकी जेल जाने के पहले का जीवन है और जेल जाने के बाद का जीवन है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जबकि उसी सेलुलर जेल में सैकड़ों भारतीय थे, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी, 2-3 लोगों को छोड़ के। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया था अभी कि कहने के लिए तो रिपब्लिक पाकिस्तान भी है लेकिन उसने ज़मींदारी उन्मूलन जो है उसको नहीं अपनाया, मध्य वर्ग जो है वो पनप नहीं पाया। हमारे देश में मध्य वर्ग तो ज़बरदस्त तरीके से पनपा, हमने ज़मींदारी उन्मूलन कर भी दी, हमने लोगों को एक विश्वास भी दिया 1950 में लागू कर संविधान 26 जनवरी को कि भाई सब लोग बराबर हैं। लेकिन जो अमीरों और गरीबों के बीच का फासला है, संसाधनों का जो वितरण है, 1% के हाथ में लगभग पूरा कब्जा और 99% जो हैं बैठे हुए हैं ऐसे ही। 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे महदूद हो गए हैं। जातीय जो भेदभाव है वो अपने चरम पर ही है और जातियों के कारण लोगों के ऊपर हिंसा हो रही है, लैंगिक हिंसाएं बढ़ रही हैं, धर्म के कारण हो रही है जी। तो आप ये सवाल को एड ऑन ही कर रहे हैं, तो भरोसे में दिक्कत थी, किताब में दिक्कत थी, कुछ तो दिक्कत रही है ना? नहीं, एक ऐसे राजनीतिक दल ने अचानक एक तरह से कहा जाए प्रगति की जो दरअसल इस रिपब्लिक को तोड़ना चाहता है, मेरा ये मानना है। 1980 तक भारत में चीज़ें मतलब देखिए, जिस भाषण का आपने जिक्र किया था, संविधान सभा का अंतिम भाषण जो हुआ, जो 26 नवंबर को दिया हमारे डॉक्टर अम्बेडकर ने, उसमें उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं या उनकी नीयत ठीक नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। और अगर संविधान थोड़ा कमज़ोर भी है और लागू करने वालों की नीयत सही है तो वो उसको बेहतर बना ले जाएंगे। हमारे यहाँ पिछले 30-40 साल में दरअसल ऐसी राजनीति हुई है जो गणतंत्र के जो हमारे संकल्प हैं या संविधान के जो संकल्प हैं उनको उलटने की कोशिश हुई है। जैसे पिछले 30-40 साल हमने मंदिर मस्जिद विवाद में गंवा दिए। अब कहीं भी कोई विवाद हो सकता है, एक सभ्य गणतंत्र क्या करेगा? कोर्ट है, वो फैसला करेगा, वो जो फैसला आएगा लोग मानेंगे उसको, यही तरीका है। हमारे यहाँ एक दल ने इसको राजनीतिक अपने उत्थान का जरिया समझा। उसने कहा कि नहीं, कोर्ट वोट आस्था पर फैसले नहीं कर सकती, और उसने इस सवाल पर लोगों को गोलबंद करना शुरू किया। और जो धर्म लोगों की निजी एक तरह से आस्था या निजी आपका क्या ईश्वर के साथ संबंध है, आपका मसला है, क्योंकि बार बार धर्मनिरपेक्षता की जो बात है उसमें यह है कि भाई आप कौन सा धर्म मानेंगे या नहीं मानेंगे, कैसे मानेंगे, वो आपका मसला है। राज्य का काम ये नहीं है कि आपका धर्म क्या है वो निर्धारित करे। राज्य का काम है आपके लौकिक जीवन को बेहतर करना, और सेकुलरिज्म का जो सही अनुवाद है वो दुनियादारी ही है, लौकिकता ही है। तो वो लोकतंत्र इसीलिए कहा गया है कि आप लौकिक दुनिया की बात करें। इन लोगों ने उस लोकतंत्र को परलोक तंत्र बनाना शुरू किया और कहा जीवन नहीं, भगवान। भगवान मतलब मृत्यु के बाद आपका क्या होगा, मोक्ष कैसे मिलेगा। तो लोग जो है पूरी तरीके से, अब जाहिर है धर्म भीरू देश है, धर्म प्रधान देश है। पहले हमारे नेतृत्व ने समझाया कि अपना अपना धर्म मानो, सब बराबर है, जो हमारी एक विजडम भी रही है, भारत की पुरानी परंपरा रही है कि यहाँ पर अब्राहमिक रिलीजन की तरह ये नहीं था कि सत्य सिर्फ हमारे पास है, यानी एक किताब उतरी है, चाहे वो कुरान हो चाहे वो बाइबल हो,
उनका ये मानना है कि इसी में सच है और हमारे पैगंबर साहब ने पर ये हुआ है और इसको ही सबको मानना होगा, यही सत्य है। भारत में जो परंपरा रही है, यहां कहा गया एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, यानी सत्य तो एक है लेकिन विद्वान लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं, उसके बारे में कहते हैं। विवेकानंद ने भी जो शिकागो में अपना मशहूर भाषण दिया, मेरा ख्याल है 1893 शायद, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हमारी सहिष्णुता जो है वो इस मायने में नहीं कि हम दूसरों का सम्मान करते हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को मानते हैं कि सब सच तक पहुंचने के रास्ते हैं। तो इसीलिए भारत में धर्मनिरपेक्षता की ये वाली जो अवधारणा है कि भाई ठीक है, तुम अपना मानो हम अपना माने, ईश्वर एक है, यही चीज नानक कह रहे थे, यही चीज कबीर कह रहे थे, यही चीज रैदास कह रहे थे। तो हमारी जो एक मेमोरी थी, एक जो हमारी जो स्मृतियां थी, पारंपरिक स्मृतियां थी, या पारंपरिक आप विजडम कह लीजिए, जो समझ है पारंपरिक, उसमें भी ये था कि भाई ठीक है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है। और गांधी जी ने तो पूरे आंदोलन के दौरान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, तो ईश्वर और अल्लाह का फर्क मिटा दिया था। पर ये जो राजनीति 80 के बाद शुरू हुई, राम मंदिर आंदोलन को केंद्र करके, इसने ईश्वर और अल्लाह को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। मुझे थोड़े से विरोधाभासी आप दिख रहे हैं। बताएं। आपने सर जब हम बात कर रहे थे कि इंडियन नहीं है, उस पर आपने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए कहा कि ये भारतीय समाज था। तो भारतीय समाज तो वैसा ही था जिसकी स्मृतियों में मनुस्मृति भी था, जिसकी स्मृति में नानक या कबीर ने जो बातें लिखी वो भेदभाव के कारण ही तो लिखी ना। बिल्कुल। उन्होंने जो जिया तो हकीकत तो वो भेदभाव भी थे भारत के मानस तो आप सवाल है कि किस चीज को वैधानिकता देंगे। देखिए, मनुस्मृति एक विधान है। ये मैंने उस समय भी कहा था कि दार्शनिक रूप से हम मानते थे कि ब्रह्म और जीव में फर्क नहीं है। तो जब ब्रह्म जीव में फर्क नहीं है तो हिंदू मुसलमान में कैसे फर्क हो सकता है? वो भी तो जीव हैं और ब्रह्म की इच्छा या उसकी परिधि से बाहर तो नहीं हो सकते, है ना। ये हमारे एक दार्शनिक धारा थी, लेकिन वैधानिक रूप से समाज जैसे चलता था उसमें भेदभाव था, भयानक भेदभाव था, है ना। तो ये फर्क था। यहां पर हमने विधान बना दिया कि समता को सिर्फ एक दार्शनिक भाव नहीं है कि कुछ जो समाज के बहुत चेतनशील लोग हैं वही माने कि सब लोग बराबर हैं। आपको मानना पड़ेगा कि सब लोग बराबर हैं। ये विधान है या कानून है। गैर बराबरी, अस्पृश्यता आपको जेल पहुंचा सकती है, अपराध है, अपराध है। क्या भारतीय समाज इस चीज के लिए तैयार था? शायद नहीं। मैं इस बात को आज देखता हूं तो मुझे लगता है कि इस मोर्चे पे बहुत कमजोरी हुई, क्योंकि हमें ये तो ठीक था कि अंग्रेज चले जाए, इस पर तो सहमति थी, लेकिन गैर बराबरी भी नष्ट हो जाएगी, हजारों साल की जमींदारी चली जाएगी और उसके लिए हमें, भाई यही तो वजह है कि जमींदारी खत्म होने के बावजूद हम लोग कहते हैं ना, आप मिथिला से आते हैं, दरभंगा राज, फलाने के लड़के, फलाने राजकुमार, राजा साहब, इस तरह हमारे समाज में संबोधन है। इसलिए कि हम मेंटली उससे आजाद नहीं हुए हैं कि कोई किसी के पूर्वज अगर रियासतदार थे तो आज भी हम मानते हैं कि वो विशेष हैं वो। और आप देखें तो राजनीति में भी ज्यादातर ऐसे ही लोग चुनाव में जब जाते हैं तो संपत्ति है उनके पास, परंपरा, बहुत चीजें उनके, ज्यादातर उनके पास एक लिगेसी भी है, लिगेसी है, तो उसका फायदा जनता उनको वोट दे देती है। अरे भाई तो फलाने राजा साहब के लड़के हैं। तो जाहिर है जन चेतना की उन्नति अपने आप में या उसके विकास अपने आप नहीं होगा। ये भी राजनीतिक दलों का काम था कि वो उसको उन्नत करने में एक प्रोग्राम बनाते। लोग, भारतीय लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का मसला नहीं है। इस लोकतंत्र के योग्य हमारी जनता हो, जनचेतना का उन्नयन हो, ये भी एक काम है, एक सांस्कृतिक अभियान भी है। भारत की आज़ादी की जो कहानी है उसमें ये जो सांस्कृतिक पहलू रहा है या सांस्कृतिक परियोजना जो है वो कमज़ोर रह गई और इस पर उतना जोर नहीं दिया गया। और इस बीच मंदिर मस्जिद के नाम पर पूरे उसको एक तरह से कहा जाए पूरा पीछे ले जाने की कोशिश की गई। और उसका नतीजा क्या है? हम जब नेहरू आते हैं तो हम रेशनैलिटी की बात करते हैं, आईआईटी की बात करते हैं, आईआईएम की बात करते हैं, और संविधान में लिखा भी है कि वैज्ञानिक चेतना को बढ़ाना राज्य का काम है, कर्तव्य, साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना। और अभी क्या हो रहा है? हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टरों के बीच जाकर कहते हैं कि गणेश जी का जो है वो प्लास्टिक सर्जरी से सर जोड़ा गया था। कुछ भी। जिस समय चीन जो है वो आर्टिफिशियल सन बना रहा है, उस समय हमारे बिहार में सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित हो रहा है। शिवलिंग में कोई बुराई नहीं, पर सबसे बड़ा शिवलिंग ये उपलब्धि है
यानी शिव जी को इससे कैसे प्रसन्नता हो सकती है? शिव को तो इससे प्रसन्नता हो सकती है कि समाज का कल्याण कितना हो रहा है। और सह अस्तित्व जो शिव का एक मॉडल दिखता है, हाँ, शिव का मॉडल कुछ होता, वो शानदार मॉडल है भाई। शिव की आप देखिए कथा, नंदी है, शेर जो है सवारी है पार्वती की, और शेर नंदी को खाता है, पर दोनों साथ हैं। सांप लटका हुआ है, सांप लटका हुआ है, और मयूर है कार्तिकेय का, मयूर उसको खाता है, पर वो साथ है। चूहे को सांप खाता है, गणेश जी का वाहन चूहा, सब एक साथ है। तो अगर शिव से प्रेरणा लेनी है तो ये लोग है ना भाई, शिवलिंग स्थापित करके थोड़ी। सह अस्तित्व समाज में, सह अस्तित्व की भावना कितनी प्रबल हो, वो आकाश छुए, इससे शिव प्रसन्न होंगे ना। कि आपने पत्थर का लिंग बना दिया और कहा ये सबसे दुनिया का बड़ा सबसे ऊंचा शिवलिंग है, इससे शिव क्यों प्रसन्न हो जाएंगे? ठीक बात है। आप क्या शिव को समझते हैं कि आपने भगवान को भी मान लिया है कि आपकी प्रशंसा से वो क्या चापलूसी पसंद है क्या, कि आपने दूध चढ़ा दिया, आपने धतूरा चढ़ा दिया और प्रसन्न हो गए? अरे आपके कर्म से प्रसन्न होंगे भाई, अगर प्रसन्न होना है तो आप सोचिए। तो हमारी पूरी जो इस समय समाज की गति और समझ है, इसमें वोट बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। लोगों को बता दो, अरे हम हिंदू पार्टी हैं, तुम हिंदू हो, तुम हमको वोट दो, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा इससे हमारा लेना देना नहीं। आप शिक्षा के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, आप इस पर नहीं मांग रहे हैं कि आपको रोजगार बच्चों को मिलेगा कि नहीं, आपके स्वास्थ्य की क्या परियोजना है। अभी यूपी में हमने, मतलब आप सोच के कितना अफसोस होता है, जो तमाम जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे उनमें उत्सव भवन खोले जा रहे हैं, स्कूल तोड़े जा रहे हैं जी। अस्पताल की व्यवस्था है नहीं है, उत्सव भवन हो जाए, शिवलिंग हो जाए, मंदिर बन जाए। अरे ये सब हजारों साल से, लाखों की तादाद में इस देश में है, अब भी वही चल रहा है। अब भी वही। आपको तरक्की करनी है, आपको मुकाबला करना है, चीन से मुकाबला करना है, और आप पाकिस्तान से मुकाबला कर रहे हैं अपना। तो रिपब्लिक के जो सिद्धांत, अब सोचिए, मतलब हम कहां पहुंच गए। जेनोसाइड वॉच, शायद आपने नाम सुना हो, एक ग्रेगरी स्टैंटन, हाँ, वो उनकी रवांडा के नरसंहार की भविष्यवाणी उन्होंने 1889 में भविष्यवाणी कर दी थी, रवांडा में नरसंहार होगा। उन्होंने 1989 में ये कर दिया था, और 1994 में वहां पे नरसंहार हुआ। तुत्सी नाम की एक जनजाति है जिस पर हमला हुआ, तुत्सी समुदाय पर, उसको खत्म किया गया। 8 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। उन्होंने जेनोसाइड वॉच नाम की एक संस्था बनाई हुई है, ग्रेगरी स्टैंटन ने, अमेरिका के हैं। वो संस्था कह रही कि भारत में 2022 में ही उन्होंने कह दिया कि भारत नरसंहार के जो 10 चरण है उसमें 8वें चरण पे हैं हम। यानी जो रिपब्लिक इस देश के अल्पसंख्यकों को, या जो भी धर्म मानने वाले लोग हैं जो कम तादाद में हैं, उनको ये आश्वस्त करता है कि स्टेट आपकी सुरक्षा करेगी हर लिहाज से। आप अपनी पूजा पद्धति, आप अपने उसके प्रसार के लिए भी आपको आज़ादी है। वहां पर हम नरसंहार के 8वें स्टेज पर हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात, क्योंकि ये तो कभी भारत में नहीं हुआ, चाहे जिसका शासन रहा हो जी। इस देश में मस्जिद पहली तब बन गई जब मोहम्मद साहब थे केरल में जी। ये तो कहीं, मतलब धार्मिक आपकी मान्यता क्या है, ये तो विभेद का या हिंसा का कारण नहीं रहा है भारत में। अंग्रेजों के बाद ये सिलसिला शुरू, और अब इतने बड़े पैमाने पर कि दुनिया कह रही यहां नरसंहार हो सकता है। और वही संविधान है जो इस बात की गारंटी कर रहा है। यही नहीं, जो अमेरिका का धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है, वो लगातार 6 साल से कह रहा है कि भारत को विशेष चिंता वाले देशों में शामिल किया जाना चाहिए। धार्मिक अल्पसंख्यकों पर यहां अत्याचार हो रहा है। यानी अमेरिका आपको सिखा रहा है, आप कह रहे हैं हम विश्व गुरु हैं, और वो अपने स्टेट डिपार्टमेंट को, यानी अपने गृह मंत्रालय को बार बार वो रिपोर्ट जा रही है। कल अगर ट्रंप का दिमाग खराब हुआ, जैसे इस समय है उसका मूड, इस आधार पे वो आप पे सैंक्शन लगा सकता है। सैंक्शन अलग बात है, आपके बारे में ये कहना, गांधी के देश के लोगों को ये कहना कि यहां पर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है और स्टेट मौन बैठा हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। इसलिए जो हमारा गणतंत्र है वो इस समय बड़े खतरे की छाया में है, और मुझे नहीं लगता कि किसी बड़े अभियान के बगैर इसको रोका जा सकता। संविधान में पूर्ण आस्था रखते हुए और ये मानते हुए कि संविधान से बेहतर पुस्तक या संविधान से बेहतर नियमावली फिलहाल कुछ नहीं दिखती है, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। पिछली चर्चा हमने सुभाष चंद्र बोस के ऊपर की थी, नेताजी के ऊपर, और उसमें आपने एक बात बोली थी
कि नेताजी डेमोक्रेसी के पक्षधर नहीं थे हाँ। और नायकवाद चाहते थे। तो क्या डेमोक्रेसी के पक्षधर जो लोग थे उनसे किसी तरह की गलती हो गई समाज को पढ़ने में? नहीं, उन्होंने बड़ी चुनौती स्वीकार की। नेताजी जिस रास्ते पे जा रहे थे वो शायद थोड़ा आसान रास्ता था। भाई आप कहिए आपको ऐसे ही रहना है और उठा लीजिए अधिनायकवाद का झंडा, कोई मतलब ही नहीं है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही रहेगा। लेकिन अधिनायकवाद के साथ समस्या क्या है कि समाज बदलता नहीं है। भाई रूस में 70 साल तक अधिनायकवादी शासन था और जैसे ही वो कमजोर पड़ा क्या हाल हुआ, रूस बिखर गया। जो लोग लोकतंत्र के रास्ते में चले वो कठिन रास्ता उन्होंने चुना। वो ये चाह रहे हैं कि हम ही नहीं जनता भी माने, यानी नेहरू जी डेमोक्रेटिक हो जाए ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आम जनता भी लोकतांत्रिक हो जाए। आम जनता किसी और के बच्चे को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट ना दे, अपने लिए वोट दे। अपने लिए वोट दे और इसलिए वोट दे कि उसका जीवन बेहतर हो, इसलिए वोट ना दे कि मंदिर कौन बना रहा है। तो ये कठिन रास्ता था, वो गलत रास्ता नहीं है, वो कठिन रास्ता है। और इसीलिए आप देखें कि धीरे धीरे अब आप ये कह के देखिए चुनाव नहीं होगा, विद्रोह हो जाएगा इस देश में। अब आप ये कह के देखिए कि जैसे पिछली बार हुआ कि संविधान बदल देंगे, तो इस देश के दलित सड़क पर आ गए और उन्होंने इस सरकार को दिव्यांग बना दिया। बैसाखी पर है ना मोदी सरकार। तो इस देश के कॉमन सेंस में कुछ चीजें चली गई हैं, आप उनके साथ अब खेल नहीं कर सकते। ठीक है, चुनाव के में बहुत धांधली हो रही है, एसआईआर के नाम पर बहुत धांधलियां हो रही हैं, एक आदेश पालक समाज बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो हमारे गणतंत्र की भावना के बिल्कुल विपरीत है। दरअसल अधिनायकवाद की तरफ ही कुछ जाता है ना, लेकिन इसीलिए उसको इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी जो हम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी जो वीडैम है, जो स्वीडन की संस्था है, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसीज, जो दुनिया भर की लोकतंत्र के बारे में एक बताती है कि कैसा लोकतंत्र है, उसने भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की बात कही कि यहां चुनाव के जरिए तानाशाही है। यानी हमारी संस्था क्या थी कि सरकार है, सरकार पर तरह तरह के अंकुश हैं। एक सीएजी होता था जो बताता था कि सरकार ने कहाँ कहाँ गड़बड़ी की आर्थिक रूप से, उसकी रिपोर्ट आती थी, बवाल होता था, अखबार छापते थे जम के। मीडिया अब कुछ छापता ही नहीं है, सीएजी की रिपोर्ट कब आई कब गई पता ही नहीं चलता। आरटीआई कानून था कि आपको बताना पड़ेगा, जो रिपब्लिक का असली मतलब है कि जनता की चीज, तो बताना पड़ेगा कि यार ये फैसला क्यों हुआ। आपने आरटीआई कानून को कमजोर कर दिया, लगभग वो कहीं भी मना कर सकते हैं, कोई सूचना नहीं देंगे, है ना जी। और तमाम संस्थाओं को आरटीआई से बाहर कर दिया जी। जो ऐसी संस्थाएं थी जो कांग्रेस के जमाने में तमाम जांच पड़ताल करके अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर देती थी, वो अब गायब है। अदालतों पर ऐसा आरोप लग रहा है कि बताइए, जैसे उमर खालिद का इतना मशहूर मामला है कि 5 साल से उस नौजवान को बेल नहीं मिल रही है, विदाउट ट्रायल जेल में है। मतलब इससे ज्यादा अपमानजनक बात क्या हो सकती है, या एक किसी रिपब्लिक के लिए इससे बड़ा धब्बा क्या हो सकता है। तो इसलिए इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, क्योंकि सरकार ऐसा चाहती है। मुझे याद है बहुत आसानी से हम लोग छात्र जीवन में धरना प्रदर्शन करते थे, और पिछले दिनों जब सीए और एनआरसी आंदोलन हुआ तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एसआर दारापुरी साहब आईजी पुलिस रह चुके हैं, वो धरने पर बैठे थे, उनके बड़े बड़े पोस्टर लग गए जैसे आतंकवादियों के लगते हैं। अब धरना प्रदर्शन पे यूएपीए लग जा रहा है। तो ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? यानी जनता को अपनी बात कहने का हक नहीं रहा, और जो बात जिनके जरिए आती थी, जिस मीडिया के जरिए, उसका गला मरोड़ दिया गया है। देखिए राष्ट्र बनता कैसे, हम लोग राष्ट्र राज्य पर बात कर रहे थे। राज्य तो आप जानते ही हैं, स्टेट जी, आपके पास सरकार है, सेना है, झंडा है, एक संविधान भी है, स्टेट बन पूरी व्यवस्था है और चलाने वाले लोग हैं। लेकिन राष्ट्र राज्य का क्या अर्थ है? राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र होता है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए कहा कि भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है। जब आपके सुख दुख साझा हों, जब आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंताएं साझा हों। यानी मणिपुर में अत्याचार हुआ किसी लड़की पर, तो मैनपुरी में आंसू निकलने चाहिए, मोकामा में आंसू निकलने चाहिए, तब भारत एक राष्ट्र होगा। ये नहीं कि हमसे क्या मतलब मणिपुर में कुछ हो रहा है। आप समझ रहे हैं? यानी हमारे सुख दुख साझा हों,
और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जाति प्रथा के रहते हुए भारत एक राष्ट्र नहीं बन पाएगा, इसलिए जाति प्रथा का नाश जरूरी है, क्योंकि जाति हमें सुख दुख में भी अलग रखती है। आपकी शादियां अपनी जाति में होती हैं, आपकी मरनी जीने में आपके जाति बिरादरी के लोग इकट्ठा होते हैं मूलतः जी। तो आपका दुख सुख साझा नहीं है ना। तो इसीलिए जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं वो एक राष्ट्रीय पर्व क्यों कहे जाते हैं, पूरा राष्ट्र उसमें शामिल होता है। 15 अगस्त को हर जगह मिठाई बंटती है, 26 जनवरी को हर जगह तिरंगा फहराया जाता है, जबकि हो सकता है कोई त्योहार किसी एक इलाके में ही मनाया जाता हो या किसी इलाके में जो दर्दनाक घटना हो उसका दूसरे इलाके पर असर ना पड़े, है ना। तो राष्ट्र का मतलब है कि हमारे सुख दुख में एक साझापन होना चाहिए। इसीलिए वो डॉक्टर अंबेडकर भारत को एक बनता हुआ राष्ट्र कहते हैं। हालांकि कुछ लोगों के हिसाब से तो लाखों साल से भारत एक राष्ट्र है, वो अलग बात है कि हमारी सभ्यता का इतिहास ही 5000 साल पुराना है। लेकिन बहरहाल तो इसलिए हमने एक राष्ट्र भी बनाया और एक राज्य उसके साथ जोड़ा, तो राष्ट्र राज्य हो गया। ये पहले राज्य अलग अलग होते थे छोटे छोटे, अबे पूरे राष्ट्र का एक राज्य है, पूरा राष्ट्र इस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है और संवाद के जरिए वो राष्ट्र बनता है। यानी संवाद महत्वपूर्ण है और संवाद होता था मीडिया के जरिए। हम अपनी बात कहते थे, अखबार में एक तरफ पक्ष का छपता था, एक तरफ विपक्ष का छपता था। अब विपक्ष को देशद्रोही बताया जा रहा है, विपक्ष की बात नहीं आ रही। लोग कहते हैं विपक्ष कमजोर है। अरे भाई, विपक्ष के परिसर में सिर्फ दल नहीं होते, विपक्ष के परिसर में वो संस्थाएं भी होती हैं। मीडिया खुद विपक्ष के परिसर का हिस्सा है, नागरिक विपक्ष का ही हिस्सा हाँ, जाना और मीडिया का काम है सरकार से सवाल करना। पहले एक्सक्लूसिव खबर वही होती थी जो पत्रकार कहीं से खोज के किसी अफसर, किसी नेता, सरकार के कारनामे उजागर करता था, वो एक्सक्लूसिव खबर होती है, उस पर फिर मीडिया वो करता था। अब मतलब पार्टियां रिएक्ट करती थी। अब है कि पार्टी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, खोजें एक पत्रकार की तरह, और फिर वो थोड़ा 2-4 लाइन छपेगा और उससे ज्यादा उसके विरोध में छप जाएगा। तो ये हमारा हाल है। तो इसलिए हम एक अद्भुतपूर्व संकट से गुजर रहे हैं जिसमें हमारा गणतंत्र खतरे में है। मतलब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कह दिया जाए हमारे रिपब्लिक को, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। हम बहुत बड़े खतरे में हैं। इस पूरी चर्चा के दौरान एक गाना मेरे दिमाग में लगातार बजता रहा। वो गाना बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से आज समझ पा रहा हूँ वो अभूतपूर्व है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाने की लाइन जो मुझे याद आ रही है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आज़ाद हो जाना, आज़ादी के बाद एक संविधान का निर्माण और गणतंत्र बना पाना, ये एक ऐसा काम नहीं था जो कर दिया गया और ख़त्म हो गया। इस काम के लिए हमें हमेशा संघर्षरत रहना होगा। और यहीं पर आपने चूंकि गाना बोल दिया है तो मैं एक कविता के 3 लाइन सुना देता हूँ। धूमिल ने लिखा है, क्या आज़ादी 3 थके हुए रंगों का नाम है? क्या आज़ादी 3 थके हुए रंगों का नाम है जिसे एक पहिया ढोता है, या इसका कुछ और भी मतलब होता है? क्या बात है। तो क्या मतलब है आज़ादी का आपके हिसाब से, क्या मतलब है गणतंत्र का आपके हिसाब से, हम जानना चाहते हैं। हमें आप बताएंगे कैसे? ये चर्चा आप सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए आज़ादी और गणराज्य का मतलब आपके हिसाब से क्या होता है। चर्चा कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये चर्चा देखी सुनी, शुक्रिया।